हेलो गाइस, वेलकम टू WTS चैनल। और आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक बेहतरीन सी मूवी जिसका नाम है अलाइव। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है एक आदमी को जिसका नाम होता है कार्लीटो। और वो कहता है कि आज से 20 साल पहले जो भी हुआ मैं वो कभी भूल नहीं पाया। लोग कई बार मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अगर हम उस सन्नाटे पे उस खामोशी में होते हैं तो हम ज़रूर मर जाते हैं, मगर मैं इस बात को नहीं मानता। मैं उस खामोशी में सन्नाटे में पहली बार ईश्वर को महसूस किया। उस ईश्वर को नहीं जो हमें बचपन में बताया जाता है। वहाँ पर एक अलग ही ईश्वर है जिसके बारे में हमें कभी नहीं बताया जाता। वो सभी धर्मों से ऊपर है, वो सभी रीति रिवाजों से ऊपर है। जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ पर धर्म नहीं होता, और जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर ईश्वर का कोई काम नहीं होता। और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी कि 20 साल पीछे, जो तारीख होती है 13 अक्टूबर 1972। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है स्टेला मैरिस कॉलेज की ओल्ड क्रिश्चियन रग्बी टीम मैच खेलने के लिए चली जा रही होती है, और इनकी प्लेन एंटीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर से जारी होती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रेंज ऑफ माउंटेन्स है। और अचानक से फ्लाइट के अंदर एक ज़ोरदार झटका लगता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। ये इसलिए हुआ कि इनका फ़्लाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और पायलट को समझ में आ चुका था कि फ़्लाइट अभी क्रैश होने वाली है। और दिखाया ये जाता है कि फ़्लाइट का एक पंख पहाड़ को जाके टकराता है। इस टक्कर से प्लेन के दो भाग हो चुके थे, और प्लेन के दो टुकड़े होने से पीछे बैठे हुए पैसेंजर हवा में उड़ जाते हैं। मगर प्लेन का सामने वाला हिस्सा अभी भी ज़मीन पे फिसल के आगे बढ़ रहा था, और आखिर में जाके टकरा जाता है एक चट्टान से, जिससे प्लेन को बहुत बड़ा झटका लगता है और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। और दिखाया ये जाता है कि 7 लोग पहले ही मारे जा चुके थे जो प्लेन के पीछे हिस्से में बैठे हुए थे। अब यहाँ पर प्लेन के अंदर कई लोग घायल पड़े हुए थे, और जो लोग सही थे वो घायलों की मदद कर रहे थे। किसी के सर में मार लगा था तो किसी का पैर टूट गया था। आगे बैठे हुए 2 पायलटों में से एक पायलट की मौत हो गई थी और एक की हालत बहुत ही गंभीर थी। उनके पास ईथन और एंड्रयू आते हैं और पायलट के ज़रिए से रेडियो पे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता सके, मगर रेडियो टोटली डैमेज हो चुका था। अब ये किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, और थोड़ी देर बाद पायलट की भी मौत हो जाती है। उसी के साथ और 4 लोग मारे जा चुके थे इस क्रैश में, तो यानी कि टोटल 6 लोग मर चुके थे इस क्रैश में। और जो सर्वाइवर्स थे उन्हें पक्का उम्मीद था कि रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए आ जाएगी उनके पास। अब दिखाई ये जाता है कि रात हो गई थी और जितने भी सर्वाइवर थे प्लेन की टूटी हुई जगह पे जाके रात बिताते हैं। वहाँ ठंड बहुत हो रही थी, और उस ठंड से जितने भी जो इंजर्ड सर्वाइवर्स थे उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। फिर भी सभी सर्वाइवर्स कैसे भी करके रात गुजारते हैं, और अभी सुबह का वक्त दिखाया जाता है और सभी लोग रेडियो को ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी बैटरी वहाँ पर नहीं थी। वो बैटरी जहाज़ के पिछले हिस्से में थी जो पहले ही टूट के इनसे बहुत दूर गिर चुका था। अब यहाँ पर जितने भी लोगों की मौत हो चुकी थी उन सब की बॉडी को बर्फ में लिटा दिया गया था, जिसमें एक औरत की डेड बॉडी भी होती है। और जब कार्लिटो उस औरत की डेड बॉडी को देखता है वो उससे माफ़ी मांगता है। दरअसल पिछली रात को वो उस पर चिल्लाया होता है। कार्लिटो वही आदमी है जो ये पूरी कहानी सुना रहा है। इनके आसपास जितनी बॉडी है और जितने भी लोग घायल हैं वो सब इनके अपने हैं, तो एक दिन पहले इनके साथ हंस खेल रहे थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इनके पास खाने के लिए कुछ ज़्यादा सामाने नहीं होता। कुछ चॉकलेट्स होती है और शैम्पेन होती है। इनके पास सिगरेट बहुत सारी होती है, मगर ये सब डिसाइड करते हैं कि जितना भी जो राशन है इन सब बांट के और संभाल के खाएंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी ज़्यादा राशन ये नहीं खाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक यहाँ पर सरवाइव कर सके। और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, और इससे ये सब लोग खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि इनको रेस्क्यू टीम ढूंढने के लिए आ चुकी है। लेकिन ऊपर बादल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो हेलीकॉप्टर में जो बैठे हुए लोग हैं वो इनको देख नहीं पाते, और ना ही इन लोगों को हेलीकॉप्टर दिख रहा होता है आसमान में। बस उन्हें सिर्फ खाली आवाज़ आ रही होती है। इस तरह से एक और रात इस जानलेवा ठंड में बितानी पड़ती है। इनके पास अभी भी उम्मीद है कि कोई तो रेस्क्यू टीम आके बचा लेगी इनको। बहुत सारे लोग दिखाया जाता है कि बहुत कैजुअल होते हैं। वो आराम से बैठ के सिगरेट्स पी रहे होते हैं, क्योंकि इनको विश्वास है कि अगले दिन रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढने के लिए आ जाएगी।
और वो इन सब को यहाँ से निकाल कर ले जाएगी। अब पानी की कमी पूरी करने के लिए यहाँ पर स्टील की शीट लगाते हैं ताकि जब भी उस पे बर्फ़ डाले तो सूरज की गर्मी से पिघल कर वो पानी बन जाए। यहाँ पर दिखाया जाता है एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है नैंडू, और वो चोट लगने से यहाँ पर कोमा में चला गया होता है। लेकिन अब वो होश में आ जाता है और उसे बताया जाता है कि हमारा प्लेन क्रैश हो गया था और इसके बाद तुम कोमा में चले गए थे। वो पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ है। उसकी मॉम दरअसल मर चुकी है और नैंडो इस बात सुन के बहुत दुखी हो जाता है। मगर उसे कहा जाता है कि तुम्हारी बहन सुजैना अभी भी जिंदा है, वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। नैंडो उसी हालत में उठ के अपनी बहन के पास जाता है और वो कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो ज़ख्मी हो चाहे वो ठीक हो, वो सब के सब परेशान हैं, डरे हुए हैं और ठंड किसी से भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रही है। और उनकी परेशानी ज़्यादा वक्त तक नहीं रहती है क्योंकि बाहर एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हीं के बगल में उड़ रहा होता है। और ये देख के इन सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो उसे हाथ हिलाते, वो उसे आवाज़ देते और वो हेलीकॉप्टर उनकी तरफ से घूम कर निकल जाता है। और ये सब लोग समझ जाते हैं कि अगली सुबह हेलीकॉप्टर वापस इनके पास आएंगे और इन सब को यहाँ से ले जाएंगे। वो रात को सोने से पहले इनके पास जितनी भी चॉकलेट्स होती हैं ये लगभग सबकी सब खा जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगली सुबह हेलीकॉप्टर से आके यहाँ से इन सब को लेके चले जाएंगे। इसलिए सब एंजॉय कर रहे होते हैं और सुबह होने के साथ ही सब के सब बाहर बैठ जाते हैं। मगर बहुत वक्त बीतने के बाद इनको बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता और अब शाम होने वाली है। दरअसल उस हेलीकॉप्टर ने इन्हें देखा ही नहीं होता और शाम होने के बाद एंटोनियो इन सबको राशन बांटना चाहता है, जो भी उनके पास चॉकलेट्स होती है। और जब वो चॉकलेट के बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि उसमें चॉकलेट्स है ही नहीं। दरअसल रात को जो सबने चॉकलेट्स खाई थी जब वो सो रहा था, और इस बात से सबके बीच में एंटोनियो के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि राशन खत्म हो चुका है। अगर इन सबको जाना होगा यहाँ से तो उन्हें वो बैटरी ढूंढनी होगी जो प्लेन की टेल के अंदर थी, जो इनसे टूट के बहुत दूर गिर चुकी थी और जो वो बहुत ऊंचाई पे गिरी हुई है। इसलिए इन सब डिसाइड करते हैं कि 5 लोग जाएंगे उस जगह पे जहाँ पर प्लेन का पिछला हिस्सा टूट के गिरा था। वहाँ पर उनको बैटरी मिलेगी। उस बैटरी से जल्द रेडियो को ठीक करके अपनी लोकेशन बता पाए। ये सब के सब भूखे हैं और कोई चारा नहीं है। इस जितने भी लोग हैं उस तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक जगह बर्फ धंस जाती है और नीचे बहुत गहरी खाई होती है और एक शख्स उस खाई में गिरने वाला होता है। लेकिन एक के बाद एक ये चारों कूद के उसे पकड़ लेते हैं, बहुत मुश्किल से उसे ऊपर खींच लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि यहाँ से आगे जाना ठीक नहीं है क्योंकि रात भी होने वाली है। ये सर्दियों का वक्त होता है जहाँ पर रातें बहुत लंबी होती है और दिन बहुत छोटा होता है। इसलिए सबके सब वापस वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पर इनका प्लेन क्रैश हुआ था और ये समझ चुके हैं कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। ये सब के सब प्लेन के उस टूटे हुए हिस्से पे रात बिताते हैं जो क्रैश हुआ है, नहीं तो ठंड से कब के मर चुके होते। अगली सुबह दिखाया ये जाता है कि इनमें से एक शख्स रेडियो में ये सुनता है कि अब इनको ढूंढना बंद कर दिया गया है क्योंकि सरकार को लगता है कि अब इनमें से कोई नहीं बचा और इस बात से ये सब के सब हताश हो जाते हैं। उसी रात दिखाया जाता है कि नैंडो की बहन सुजैन जो बहुत जख्मी थी उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त वो कहता है सबको कि आज पूरी रात मैं अपनी बहन को गले लगा के रखना चाहता हूँ, कल सुबह हम इसे दफना देंगे। नैंडो ने अपनी माँ और बहन को इस एक्सीडेंट में खो दिया है। वो पूरी तरह से टूट चुका है और 9 दिन बीत जाने के बाद अब बाकी लोग भी टूटना शुरू हो गए हैं। नैंडो कहता है कि बाहर जो मुर्दे हैं हमें खाना चाहिए क्योंकि हमारा खाना ख़त्म हो चुका है और हमारी खोज भी बंद कर दी गई है और हमें अब यहाँ पर कब तक रहना होगा हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है ताकि हम खुद यहाँ से निकल सके। मगर नैंडो की इस बात से कोई भी यहाँ पर सहमत नहीं होता। जब अगले दिन सब ये एक साथ बैठे होते हैं तब इन्हीं में से एक शख्स जिसका नाम होता है रॉबर्ट, वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम मेरे शरीर को खा लेना ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बच जाए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं भूत बनकर तुम सबको मार डालूंगा। इस बात पर सब हंसते हैं लेकिन एक एक करके सब यही बात कहते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी मरता है तो जिंदा लोग उसके शरीर को खा लेंगे।
ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके। और अगली सुबह ये सब के सब जो बाहर होते हैं, ये सब के सब भूखे हैं। इन्होंने पिछले 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और ये जानते हैं अगर इन्हें खाना नहीं मिला, इन सब लोग मर जाएंगे। और खाना इनके सामने पड़ा है, यानी कि इनके सामने बहुत सारे लाशें पड़ी हुई हैं, मगर ये ऐसा नहीं करना चाहते। इनमें से एक कहता है कि अगर हमने ऐसा किया, हम इंसान नहीं रहेंगे। लेकिन तभी कैनिसा आगे बढ़ता है और एक लाश से वो गोश्त का टुकड़ा निकाल के खा लेता है। और इसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो एक एक करके ऐसे ही करते हैं। उन्हें ऐसा करना पड़ता है, हालांकि कोई नहीं चाहता। ये इन सब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल वक्त है। एक इंसान हो के दूसरे इंसान को खाना पड़ रहा है ताकि ज़िंदा रहने के लिए। और ऐसा करते हुए सबसे ज़्यादा दुख नैंडो को होता है। वो अंदर आकर रोना शुरू कर देता है क्योंकि उन शरीरों में 2 शरीर उसकी माँ और बहन के होते हैं। लेकिन वो जानता है अगर ऐसा नहीं किया गया कि ये सब के सब मारे जाएंगे। और अब दिखाया जाता है इन सब के अंदर एनर्जी आ गई है क्योंकि इन्होंने बहुत वक्त के बाद कुछ खाया है। इसलिए ये सब तय करते कि एक बार फिर वो प्लेन की टेल की तरफ जाएंगे ताकि वो बैटरी हासिल कर सके जो रेडियो में लगती है, ताकि वो आगे कम्युनिकेट कर सके और मदद को बुला सके। और एक दिन का पूरा सफ़र तय करने के बाद ये 3 लोग जो बैटरीज लेने के लिए गए हैं, ये रात को एक जगह बैठ के सोने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पर बहुत ठंड होती है। जब सुबह होती है तो इनमें से एक कहता है कि क्या अभी भी हम जिंदा हैं? इनके पूरे शरीर पे अब बस बर्फ़ जम गई होती है। अब ये आगे का सफ़र तय करते हैं। ये उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर टील टूटने के बाद इनके प्लेन का पूरा सामान गिर गया था और साथ ही साथ कुछ आदमी भी गिर गए थे। मगर यहाँ पर वो सब लोग मरे हुए होते हैं। लेकिन सामान में इन्हें कुछ चॉकलेट्स भी मिलती हैं जिससे इन्हें बहुत खुशी होती है। लेकिन अब ये आगे का सफ़र तय नहीं कर सकते क्योंकि अगर रात को इन्हें यहाँ पर रुकना पड़ा तो तीनों के तीनों ठंड से मर जाएंगे। इसलिए ये सब लोग वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं। ये कहते हैं कि हमें दोबारा जाना होगा, हमें टेल तक पहुंचना होगा और इस बार जो भी जाएगा वो ज़्यादा गर्म कपड़े पहन के जाएगा और साथ ही साथ अपने साथ कुछ खाने के लिए ले जाएगा। दिखाया ये जाता है कि ये रात होने पे इन लोग आग जलाते हैं। आग जलाने के लिए इनके पास जो डॉलर्स होते हैं उससे जलाते हैं आग। और जब जलाते हुए इन्हें इन सब को एहसास हो जाता है कि ये सब चीज़ों की इस दुनिया में कोई भी वैल्यू नहीं है। कुदरत के सामने इंसान की कोई औकात नहीं होती है। यहाँ पर जो काइलेटोस होता है वो कहता है कि ईश्वर हमारे साथ है, इसीलिए हम अब तक जिंदा है। वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद कर रहा है। और रात को ये सब सो जाते हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि इनकी तरफ कुछ आ रहा है। दरअसल जिस हिस्से में प्लेन के इन लोग सब सो रहे हैं वो हिस्सा पूरी तरीके से हिल रहा होता है। दरअसल माउंटेन की टॉप पे स्नो स्लाइड हुआ होता है। दिखाया ये जाता है कि सारी की सारी स्नो आस ऊपर से गिर रही है और जो वो स्नो ऊपर से गिर रही है वो इनके प्लेन को टकराती है और अंदर भी बहुत सारी बर्फ़ आ जाती है। उसमें से कई लोग उस बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं। ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं मगर बाहर तूफान चल रहा होता है, कई सारी बर्फ़ों का तूफान चल रहा होता है और जितने भी लोग हैं वो बाहर नहीं आ सकते हैं और इनका पूरा का पूरा प्लेन का जो टुकड़ा है वो बर्फ़ के नीचे दफन हो जाता है। और अगले कई दिनों तक तूफान चलता रहता है। जब तूफान पूरी तरीके से थम जाता है फिर बड़ी मुश्किल से कुछ लोग बर्फ़ को खोदकर बाहर निकलते हैं। बाहर कार्लिटोस बैठा होता है। वो कहता है कि देखो आज कई दिनों के बाद सूरज निकला है और मुझे लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं, हम सब के सब बच जाएंगे। हालांकि इस तूफान के हादसे में 8 लोगों की मौत हो जाती है। अब सब के सब बाहर निकल जाते हैं और वो चारों तरफ प्लेन के टुकड़े की बर्फ को हटा देते हैं। इन्हें आज यहाँ पर पूरे 50 दिन हो चुके हैं और 50 दिनों बाद सर्दियों का मौसम भी कुछ कम हो चुका है, यानी कि अब रातें छोटी और दिन बड़ा हो गया है। और सब ये फैसला करते हैं एक बार फिर से जो प्लेन की टेल जो टूट के दूर गिर चुकी है उस तरफ जाए, क्योंकि इन्हें किसी भी हालत में बैटरीज चाहिए। और ये एक टीम तैयार करते हैं और उनके लिए खाने की भी कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं। अगर इनका एक प्लान होता है कि अगर इन्हें प्लेन का दूसरा हिस्सा नहीं मिला, बैटरीज नहीं मिली, फिर ये वापस नहीं आएंगे, वहीं आगे सफ़र पर निकल जाएंगे और इन पहाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और अब इनमें से 3 लोग बैटरीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं।
लेकिन कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद उन्हें आगे वो प्लेन का हिस्सा मिल जाता है और साथ ही साथ इन्हें कपड़े, सामान और खाने के लिए चॉकलेट्स भी मिल जाती हैं। ये सब मिलने से ये बहुत लोग खुश होते हैं और साथ ही साथ इन्हें बैटरी भी मिल जाती है, बल्कि बैटरी बहुत हैवी होती है। ये बैटरी को उठा के वापस नहीं ले जा सकते, इसलिए वो आदमी जो बैटरी को जोड़कर रेडियो ठीक कर सकता है उसको वापस जाके उसे ले आते हैं, क्योंकि प्लेन का दूसरा हिस्सा वो उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता, सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर होता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी रेडियो ऑन नहीं होता और नैंडो कहता है कि हमें इस पहाड़ियों से निकलने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता और ये चारों के चारों वापस अपनी उसी जगह पे आ जाते हैं। हालांकि तूफान भी शुरू हो जाता है और इन्हें वापस आने में बहुत प्रॉब्लम होती है और नैंडो चाहता है कि हम किसी भी कीमत पे यहाँ से निकले, इसलिए वो यहाँ पर स्लीपिंग बैग्स भी बनाता है। और जब यहाँ पर इनको 61 डेज हो जाते हैं, फिर नैंडो कहता है कि अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब नैंडो और उसके 2 साथी, जिसका नाम कैनिसा और एंटोनियो है, वो उसके साथ ये सफ़र में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं, उनके पास कार्लिटोस आता है। कार्लिटोस वही शख्स है जो ये पूरी कहानी सुना रहा है। वो कहता है कि कल रात को मैंने एक सपना देखा था। मैंने देखा कि तुम लोग हरी हरी घाटियों में पहुंच चुके हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ज़रूर मिलेगा। और ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। 2 दिन का लंबा और ख़तरनाक सफ़र तय करने के बाद ये लोग एक ऊंची पहाड़ी पे पहुँच जाते हैं और जब ये चारों तरफ नज़र घुमाते हैं और ये देखते हैं कि पहाड़ों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ये देखते ही कैनिसा लेट जाता है पहाड़ पे। वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वो कहता है कि अब हम नहीं बच सकते, हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन नैंडो उसे कहता है कि उन 2 पहाड़ों के बीच मुझे बर्फ नहीं दिखती, वहाँ पर ज़मीन हो सकती है, शायद ज़रूर वहाँ पर एक हरी घाटी होगी। कैनिसा कहता है कि वो लगभग हमारे से 50 मील दूर है और इतना लंबा चलने से पहले हम मर जाएंगे। ये पहाड़ों पे 50 मील चलना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी तब जब पहले ये थक चुके हैं। लेकिन नैंडो हार नहीं मानता। वो कहता है कि जब हम 70 दिनों तक हार नहीं मानी और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। जब हम हिम्मत करके इस परीक्षा में पास हो जाएंगे, इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, फिर सालों बाद हमें अपने आप पर गर्व होगा। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। वो कहता है कि हम एंटोनियो को वापस भेज देते ताकि हमारे पास ज़्यादा राशन बचे, और वो ऐसे ही करते हैं। वो एंटोनियो को वापस भेज देते हैं और अब दिखाई जाता है कि ये दोनों अपने मुश्किल सफ़र पर निकल जाते हैं। इन्हें पता है ये है कि इसमें इनकी जान भी जा सकती है और 12 दिनों तक लगातार इन पहाड़ों पे चलने के बाद बर्फीली पहाड़ियों से निकल जाते हैं और इनके सामने एक सुंदर हरी घाटी होती है जहाँ पर नदियाँ हैं और यहाँ पर लोग भी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है वो सभी लोग जो अभी भी पहाड़ों पे फंसे हुए हैं, वो अब हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें कई दिन हो चुके हैं और इनका राशन भी कब का ख़त्म हो चुका है। इनके शरीर में ज़री सी भी एनर्जी नहीं है और जब सब के सब हताश होते हैं, तभी इन्हें हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ आती है। जब ये वहाँ से बाहर जाते हैं, वहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स बचाने के लिए इन्हें आ गए होते हैं, जिसमें नैंडो और उसका दोस्त भी बैठा होता है। और ये हेलीकॉप्टर्स को देख के सब नाचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब इनकी ज़िंदगी बच चुकी है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कार्लिटो वही कहानी सुना रहा है और वो कहता है कि हमारी टीम वहाँ पर वापस गई और वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज़ बची थी, हम सब ने उन्हें वहाँ पर दफनाया और उनकी याद में हमने वहाँ पर एक क्रॉस भी लगाया। और अंत में हमें बताया ये जाता है कि 1972 की सच्ची घटना में 29 लोग मारे गए थे और केवल 16 ही इसमें बच सके और इस घटना को कभी भी किसी ने भुला नहीं पाया। ये थी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी जो 1993 में रिलीज़ हुई थी। ऐसी और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।